बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ताइवान और चाइना के रिलेशन के हवाले से, क्योंकि इस वक्त तक हम सबको पता है कि ताइवान के करीब फूजी प्रोविंस में चाइना ने बहुत बड़ी तादाद में मिलिट्री ड्रिल्स करना शुरू कर दी हैं। और हमें ये भी पता है कि चाइना का इंडिया के साथ भी काफी ज्यादा फटा चल रहा है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, और चाइना का ऑकस के साथ भी एक अच्छा खासा मुहाज छिड़ा हुआ है। सो इन सब के बीच में क्या चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर देगा, नहीं करेगा, और उसके रिपरकशंस क्या होंगे, और दूसरे जो अपोनेंट मुल्क है वो कितना बड़ा हेवी रिस्पॉन्स देंगे चाइनीज अथॉरिटी को इस सारे मामले के ऊपर। आइए मिलकर डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहली चीज, जो चाइना ने अटैक की प्रिपरेशंस कर दी है ताइवान के ऊपर, क्या ताइवान खुद ही अलोन इस सारे अटैक को रोक सकेगा? तो दुनिया का कोई भी मिलिट्री एक्सपर्ट उठा ले या आप ताइवानी से ही पूछ ले कि वो चाइना के इस पूरे अटैक को रोक नहीं पाएगा। क्या चाइना को वो डैमेज कर पाएंगे? ये भी नामुमकिन सी बात है कि वो चाइना की मिलिट्री को इतना डैमेज कर पाए कि चाइनीज मिलिट्री दोबारा उठ ना सके, या ये वो इतनी देर तक रेजिस्टेंस दे पाए कि पूरी दुनिया आकर उनकी मदद करने को तैयार हो जाए। सो चाइना ने सबसे पहले अगर ऑफेंस करना ही है तो चाइना ने पहले नेवियल ब्लॉकेड करना है ताइवान का पूरा, ताकि इनके पास कोई दूसरी मदद ना आने पाए। फिर इनके जो बेसेस हैं वहां पर उन्होंने करनी है मिसाइल स्ट्राइक। एयरफोर्स के बेसिस, नेवियल बेसिस, आर्मी के बेसिस, और इनके गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के छोटे मोटे ऑफिसेज हैं या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, प्राइम मिनिस्टर हाउसेज हैं, वहां पर इन्होंने करनी है मिसाइल स्ट्राइक्स। मिसाइल स्ट्राइक से ये होगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो डिसफंक्शनल हो जाएंगे, परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। अब ताइवान का एंटी एयर डिफेंस कितनी हद तक मिसाइल्स को रोक सकता है, ये कहना काफी मुश्किल है। कि जो मिसाइल आएगी वो एक दो नहीं आएगी, पूरी बराजेस आएंगी। मतलब यूं समझ ले 20-30 मिसाइल्स पर बेस पर आएंगी। सो इससे बेसेस काफी ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। तो इन सब से बचने के लिए एयरफोर्स पूरी की पूरी ताइवान की एयर में होगी। फिर एयर एंगेजमेंट होगी। अगर वो उन बेसेस को रिपेयर नहीं कर पाए ताइवानीज, तो इनके जहाज लैंड नहीं कर पाएंगे। सो इन शॉर्ट वो किसी इधर उधर जगह पर लैंड करने की कोशिश करेंगे, जिससे इनकी एयरफोर्स को डैमेज करने में भी काफी ज्यादा मुश्किल होगी। और बार बार जो रेगुलर पेट्रोल्स हो रही हैं चाइना की तरफ से ताइवानीज की तरफ, उससे ये हो रहा है कि ताइवान को भी रिस्पांस देना पड़ रहा है चाइना को, और अपनी जेट्स भी फ्लाई करने पड़े हैं। तो बार बार जब भी जेट फ्लाई होता है तो 106 घंटे के बाद पूरी जेट की दोबारा से चेकिंग की जाती है। जितने मिसाइल्स वो कैरी कर रहा है उसको भी बाद में निकाल कर खोल कर उसके सारे पुर्जे चेक करने पड़ते हैं, फिर उसको असेंबल करना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है। इसे कहते हैं सर्विस लाइफ। सो जितनी सॉर्टीज ज्यादा से ज्यादा चाइना लगाएगा, उतनी सॉर्टीज ताइवानीज को भी लगानी पड़ेंगी। उससे उनके जेट्स की सर्विस लाइफ कम होती जा रही है। ताइवान तो दूसरी जगह से जेट खरीदता है, चाइना जेट बनाता है। सो ये एक और ताइवान के लिए मसला हो जाएगा। और जैसे ही ताइवान नए जेट्स खरीदने की कोशिश करेगा अमेरिका से, चाइना बड़ा सख्ती से रिस्पॉन्स करेगा अमेरिका को इन मामलात के ऊपर। सो ये एक अलग टेक्टिकल वॉरफेयर है जो चाइना लड़ रहा है ताइवानीज के साथ। उसके बाद जो शोर्स हैं ताइवानीज के, उसके करीब ही जाकर मतलब इसकी लैंड फोर्सेस लैंड करेंगी, जिसे हम मैरीटाइम लैंडिंग कहते हैं, या एम्फीबियस लैंडिंग कह दो आप। सो एम्फीबियस लैंडिंग करेगी, जैसे आपने D-Day में वर्ल्ड वॉर 2 में देखी होगी। इसी तरह की स्मॉल वेसल्स के ऊपर लैंडिंग होगी। जब वो बीच ऑक्यूपाई कर लेंगे, उसके बाद इनकी नेवी की मेजर वेसल्स इनके बीच के साथ आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ही जाकर इनकी मेन स्ट्राइक फोर्स वहां पर लैंड करेगी और फिर वो आगे बढ़ेगी। सो इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना वक्त लगना चाहिए? मेजर एस्टिमेट्स ये है कि 1 महीना या 2 महीने ज्यादा से ज्यादा लगने चाहिए। अब 2 महीना बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है इस सारे ऑपरेशन को कवर करने के लिए, क्योंकि 2 महीनों के लिए एक पूरी खुलेआम जंग छेड़ना, उसके बाद अमेरिका का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट ना करना, ये भी एक हैरतकुन बात है। अब अमेरिका क्या इस जंग में कूदेगा, नहीं कूदेगा? मेरा एस्टिमेट तो सिंपल सा है कि अमेरिका नहीं कूदेगा, क्योंकि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स बड़े अच्छी तरह से हिट हो जाएंगे अगर वो साउथ चाइना सी में रहते हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर चाइनीज नेवी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बड़े आसानी से अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को लोकेट करके उनको फड़काने में कामयाबी रख देती है। और उसके बाद उनकी एयरफोर्स भी यहाँ पर रीच में है। सो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर चाइनीज एयरफोर्स की रीच में रहेंगे, ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। फिर उनकी सबमरीन्स की रीच में रहेंगे, ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। और उनकी जो स्पेसिफिक एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल्स है, उनकी भी रेंज में रहेंगे। सो ये जो सेकंड लाइन ऑफ आइलैंड्स है, यानी गुआम के पीछे ही रहेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर आगे नहीं बढ़ सकते यहाँ से, क्योंकि अगर वो आगे बढ़े तो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर फड़का दिए जाएंगे और एयरक्राफ्ट कैरियर लूज करना बड़ा ही सिग्निफिकेंट लॉस होता है अगर ये जंग में कूदते हैं तो। सो ये ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भेजने की कोशिश करेंगे। अगर ये लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भेजने की कोशिश करेंगे तो मतलब ये खुली जंग की दावत दे रहे हैं। सो मिलिट्री मींस अमेरिकन के पास कुछ ज्यादा नहीं है चाइना को इस इन्वेजन से रोकने के लिए। सो अगर ये दूर से थोड़ा सा भी बम फेंकने की कोशिश करते हैं या लॉन्ग रेंज B-52 बॉम्बर से भेजने की कोशिश करते हैं और किसी चाइनीज शहर को उड़ाने की कोशिश करते हैं, फिर चाइना बड़ा सख्ती से निपटेगा। फिर तो ये जंग मतलब यूं समझ ले ताइवान से हटके अमेरिका और चाइना की जंग हो जाएगी। और फिर जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका के, ये तो बचेंगे नहीं, क्योंकि चाइनीज सेंट्रीपिटल ऑफेंसिव लॉन्च कर देंगे, जिसमें जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये आपका फिलीपींस, गुआम, ये सारे के सारे आइलैंड्स ऑक्यूपाई कर लेगा चाइना।
चाइना विद इन 6 मंथ्स। अब जब ये 6 मंथ्स के अंदर चाइनीज ये पूरे के पूरे आइलैंड ऑक्यूपाई कर लेगा, उसके बाद तो यूं समझ ले अमेरिकन एक्सेस ही बंद हो गया यहाँ पर। फिर क्या अमेरिका एक लंबी जंग के लिए जाएगा अंडर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड? सो ये काफी क्रिटिकल पॉइंट है। सो अमेरिकन डिसीजन मेकिंग यूं भड़के तो मार रही है, देख रहा था यूएस सेक्रेटरी को कि हम देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये भड़के मारना बड़ा आसान सी बात है, लेकिन जब एक्चुअल में जंग छिड़ गई तो मुझे नहीं लगता कैपेसिटी इस वक्त अमेरिकन के पास नहीं है कि वो यहाँ पर आकर लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो बड़ा सख्ती से नुकसान खाएंगे, और उसके बाद ये एक प्रोलॉन्ग वॉर हो जाएगी। ये छोटी मोटी जंग नहीं होगी, प्रोलॉन्ग वॉर हो जाएगी। और चाइनीज के पास एक लीगल क्लेम है ताइवान के ऊपर, बहुत बड़ा लीगल क्लेम है जिसे कोई डिनाई नहीं करता यहाँ पर। सो ये अमेरिकन को गंवाना ही पड़ेगा। ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो अमेरिकन मेंटेन नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए। अब अगर चाइना ने ताइवान को ऑक्यूपाई कर लिया फिर क्या होगा? अब जैसे ही चाइना ताइवान को ऑक्यूपाई कर लेता है तो फिर चाइनीज नेवी की रेंज और बढ़ जाएगी, चाइनीज एयरफोर्स की रेंज और बढ़ जाएगी। इससे अमेरिकन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो सेकंड आइलैंड है जिसे गुआम कहते हैं वो भी खतरे में आ जाएगा। फिर अमेरिकन और ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। अमेरिका की हमेशा कोशिश यही रही है कि हवाई आइलैंड से जंग को दूर रखा जाए। हवाई आइलैंड एक मेजर डिफेंस लाइन है अमेरिकन की। हवाई से दूर रख के उन्होंने गुआम में आके आइलैंड बनाया। वो नहीं चाहते कि गुआम आइलैंड को डायरेक्ट थ्रेट हो, बीच में ताइवान हो, ताइवान के बाद जाके गुआम आइलैंड को थ्रेट हो। सो इस तरह की सारे टैक्टिक्स अभी तक चल रहे हैं। अब इसमें ये जो सोच रहे हैं इंडियंस के, जब वो ताइवान के ऊपर हमला करेंगे और हम कूद पड़ेंगे, ऐसे जूते खाओगे पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा हशर नशर क्या होगा। गलती से भी छेड़खानी वहां पर मत करना। इस वक्त जो तिब्बत की कमांड्स है ना, वहां पर पाकिस्तानी ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के ऑफिसर्स मौजूद है जो टेक्निकल एडवाइस कर रहे हैं चाइनीज आर्मी को, और पाकिस्तानी कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स वहां पर बड़े अरसे से मौजूद है। सो अगर आप ये समझ रहे हो कि वहां पर आपको चाइनीज से लड़ना पड़ेगा और चाइनीज ने 1979 से कोई जंग नहीं की हुई, सो चाइना को हम कच्चा खा जाएंगे, वहां पर पाकिस्तान आर्मी के एक्सपर्ट्स मौजूद है। सो बड़ा संभाल कर जाना वहां पर। ऐसे जूते खाओगे कि नानी याद आ जाएगी कि हम वहां पर कूद पड़ेंगे जैसे ताइवान के ऊपर हमला कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी चाइना की मिस्टेक्स भी पॉइंट आउट कर दूं। चाइना को अगर ताइवान लेना ही था ना, तो जैसे आज चाइना ने देख लिया था कि अफगानिस्तान की सिचुएशन मेल्टडाउन कर रही है, चाइना को उसी टाइम पे प्रिपरेशंस कर लेनी चाहिए थी ताइवान लेने के लिए, क्योंकि अमेरिकन पूरे 20 से 30 दिन तक यहाँ पर फंसे हुए थे। अगर चाइना वो उसी टाइम पे ताइवान के ऊपर हमला कर देता तो बड़े आसानी से ताइवान को सरप्राइज से पकड़ सकता था, लेकिन चाइनीज मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह ये वो उन्होंने प्लानिंग नहीं की। अब इससे ये भी समझ में आता है कि चाइना कोई अपॉर्चुनिटी लेना नहीं चाहता, क्योंकि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी थी चाइना के पास ताइवान को ऑक्यूपाई करने के लिए। सो चाइना भी थोड़ा बहुत मिलिट्री मसल शो करा है, लेकिन वो ऑफेंसिव लॉन्च नहीं करेगा जो उसने प्लान किया हुआ है, वरना उसने करना होता तो वो उसी टाइम पे कर देता। तो ये अब दूसरी थ्योरी जो फ्लरिश कर रही है कि अमेरिका के अंदर कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाएगा, अमेरिका किसी वीकनेसेस में आ जाएगा, फिर ताइवान के ऊपर हमला कर दिया जाएगा, ये नहीं है। अमेरिका अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा वीकनेसेस में था, तब भी चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला नहीं किया। सो चाइना वन हाउ एक मिलिट्री पावर और मसल दिखाना चाहता है ताइवान को, और ताइवान को कन्विंस करना चाहता है कि भाई आओ आप हमारे साथ बैठो, मिलकर इसको सुलह सफाई से मसले को हल कर देते हैं। अब यहाँ पर वो जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उसको अच्छे से पता है कि उसके पास मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, उसको अच्छे से पता है उसके पास डिप्लोमेटिक ऑप्शंस भी नहीं है, उसको अच्छे से पता है कि अगर जंग छिड़ी तो ज्यादा से ज्यादा चाइनीज लोगों का ही नुकसान होगा। सो बेहतर है चाइना के साथ बैठकर कुछ न कुछ तय कर लिया जाए, वरना ये जंग चली तो फिर सिविलियंस का खामखा नुकसान हो जाएगा, और इल्जाम भी इसी के ऊपर आएगा कि जब जंग जीत ही नहीं सकती थी तो लड़ी क्यों। मोरल्स, एथिक्स, प्रिंसिपल, जमहूरियत कुछ नहीं बचता मोहतरमा। अगर जंगों से फैसले होने होते हैं तो फिर ये इखलाकियात की कोई ज्यादा हैसियत नहीं रहती। थैंक यू वेरी मच।